आइए अब हम सेंट्रल बैंक के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सेंट्रल नाम से सेंट्रल बैंक जाना जाता है। जैसे यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है। इसी तरह हर एक कंट्री के अपने अपने सेंट्रल बैंक हैं जो वहाँ के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है। हर एक सेंट्रल बैंक, किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक उसके मॉनेटरी सिस्टम्स को कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि ये आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या सब है। तो सबसे पहला है करेंसी ऑथोरिटी। पहला क्या होगा? करेंसी ऑथोरिटी। दूसरा है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। और लास्ट कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। पहला क्या है? करेंसी ऑथोरिटी। दूसरा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। और लास्ट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब इसको भी हम पहले बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें करेंसी ऑथोरिटी के बारे में बात करनी होगी। करेंसी ऑथोरिटी और बैंक इशू। सेंट्रल बैंक हैज सोल ऑथोरिटी फॉर इशू द करेंसी इन द कंट्री। यानी किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, होल एंड सोल उसके पास पावर होता है कि वो वहाँ की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ रुपी है, कहीं डॉलर है, पेन है, येन है, जहाँ की जो मनी है, तो वो करेंसी इशू करती है। इंडिया में आरबीआई को ये इशूइंग पावर है। इंडिया में सारे नोट्स सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करती है। आप नोट के ऊपर देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब पे लिखा होता है। दो को छोड़ के एक जितना भी कॉइन्स है, सिक्का है और 1 रुपये का नोट, कभी आप 1 रुपये का नोट लेके देखना, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, उस पर फिनांस मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, नीचे साइन फिनांस सेक्रेटरी का है, वहाँ किसी आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं है। तो 1 रुपये का नोट और जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, ये इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो उस पर सिग्नेचर भी 1 रुपये, और 1 रुपये का कॉइन्स और 1 रुपये के नोट पर भी, 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर होता है वो फिनांस सेक्रेटरी का होता है। रेस्ट जितने भी नोट हैं वो आरबीआई इशू करती है और उस पर आप गौर से देखना, उस पर सब पर गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। आरबीआई जितना भी नोट इशू करती है उसके अगेंस्ट उसके पास उतने का गोल्ड या फॉरेन सिक्योरिटीज कुछ न कुछ रखी होती है। ये नहीं होती कि सीधे नोट इशू कर रही है, उसके पास कुछ होती है उसके बदले में, या तो उसके बदले में गोल्ड होगा या फिर रिजर्व में कोई फॉरेन सिक्योरिटी जो रख लेगा। आरबीआई जितने भी नोट इशू करती है वो आरबीआई की लायबिलिटीज होती है। वो आरबीआई की क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। आप देखेंगे नोट पर लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे टू द बियरर, जितने अमाउंट का नोट होगा, यानी कि वो उसकी लायबिलिटीज है और वो उसकी पेमेंट करेगी। अब जब सारी लायबिलिटीज आरबीआई को दे दी गई है जो भी नोट इशू करती है, तो फिर एक एपेक्स जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो आरबीआई है, उसको एक ही बंदे को नोट इशू करने की सारी जिम्मेदारी देने से हमें बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे तो एडवांटेज ऑफ सोल ऑथोरिटी ऑफ नोट इशू।
सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी, एक जैसी नोट होगी। उसके बाद वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको सुपरवाइज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। पब्लिक में फेथ क्रिएट होता है, हाँ भाई ये आरबीआई का ही नोट है। और एक स्टेबलाइजेशन आती है वैल्यू की करेंसी में। अगर अलग अलग अथॉरिटी अलग अलग नोट इशू करेगी तो ये सारी चीज़ें नहीं, जो अपना अपना नोट अपने अपने तरह का अलग अलग यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाएगी। मनी की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकती फिर आरबीआई, वहाँ दिक्कत होगी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो अलग अलग तरह से सुपरवाइज करेगा, अलग अलग तरह से कंट्रोल करेगा। पब्लिक को फेथ नहीं होगा किसका नोट अच्छा है। तो ये सब आपको जब एडवांटेज की बात आएगी तो आपके लिए सबसे पहला होगा यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद मनी सप्लाई में जो इन्फ्लुएंस कर सकती है आरबीआई, सुपरविजन एंड कंट्रोल। उसके बाद पब्लिक फेथ और स्टेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। अब दूसरा इसका पार्ट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी बैंकर टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड अ financial advisor to the central government and all the state government। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो फोल्ड है, तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का और सारे स्टेट गवर्नमेंट का बैंक यानी सबके अकाउंट कहाँ होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। वो उसके एजेंट का भी काम करती है। अब ये कैसे कैसे करती है? एज बैंकर अगर हम कौन कौन से काम करती है इसकी बात करें तो सबसे पहले ये करेंट अकाउंट और कैश बैलेंस मेंटेन करती है गवर्नमेंट्स का। तो पहला पॉइंट हम बनाएंगे मेंटेनेंस करेंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। अब बैंक का मेन काम क्या है? एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग। तो ये भी गवर्नमेंट का एक्सेप्ट करती है जो रिसीट होती है, और पेमेंट जितनी गवर्नमेंट की करती है वो पेमेंट करती है। तो दूसरा पॉइंट बनाएंगे एक्सेप्ट रिसीट एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। अब एक्सचेंज रिमिटांस एंड अदर बैंकिंग फंक्शंस भी ये करती है। ये गवर्नमेंट को लोन भी देती है और गवर्नमेंट से बोरो भी करती है, यानी गवर्नमेंट की सारी ट्रेजरी बिल का जो होता है ट्रेजरी बिल को बुनाती है, फिर बैंक गवर्नमेंट को कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन भी देती है। तो ये एज बैंकर गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करती है, इसलिए हमने दूसरा पॉइंट बनाया बैंकर टू द गवर्नमेंट। एज एजेंट जो पब्लिक डेट्स है उसको ये मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला हो गया करेंसी ऑथोरिटी, दूसरा हो गया बैंकर्स। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। फर्स्ट पॉइंट क्या था? करेंसी ऑथोरिटी, दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक यानी कि हमारे यहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे सभी कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है। अगर बैंकर्स बैंक के रूप में हम देखें उसका तीन तरह का काम होता है। एक होता है कस्टोडियन का, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। दूसरा होता है लेंडर का, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स। और तीसरा होता है क्लियरिंग हाउस। यानी अगर हम इसकी बात करें बैंकर्स बैंक की, तो इसमें कितने तरह के ये काम करती है? तीन तरह का। पहला कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा क्या करती है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स और क्लियरिंग हाउस। तो बैंकर्स बैंक के कितने कामों, बैंकर्स बैंक के तरह ये कितना काम करता है?
ये बैंकर्स बैंक के तरह 3 तरह का काम करता है, कस्टोडियन ऑफ कैश, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स और क्लियरिंग हाउस। तो कस्टोडियन ऑफ कैश के बारे में हम लोग बात करें क्या कि ये कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट, वो अलग अलग फिक्स होता है, सीआरआर वो अलग से फिक्स होता है, सर्टेन परसेंट वो सेंट्रल बैंक में रखना पड़ता है। इस तरह यह बैंक का कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का काम करता है। अब है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स। मान लो जब बैंक के पास अपने फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को किसी और रिसोर्स से पूरा करने का सोर्स नहीं होता है, यानी हम ऐसे बोलें कि जब बैंक के पास अपने फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को किसी और रिसोर्स से पूरा नहीं कर पाता है, तो यानी फिनेंशियल इमरजेंसी आ गया बैंक के पास, उसके पास जो जितना पैसा डिपॉजिट आ रहा है, जितना पैसा देना है, तो देने वाला पैसा ज्यादा है, डिपॉजिट वाले पैसे कम है, यानी पैसा कम पड़ गया, फिनेंशियल इमरजेंसी है। तो यह आपको कॉमर्शियल बैंक को मनी लैंड करता है, उस समय ये कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स। अब है क्लियरिंग हाउस। देखिए सेंट्रल बैंक में सभी बैंक का अकाउंट होता है और यह बैंक एक दूसरे बैंक के अमाउंट, एक दूसरे बैंक का, जैसे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, एक पंजाब नेशनल बैंक होगा, तो इस तरह वो अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है। जैसे आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, मेरे पास पीएनबी का अकाउंट है, मैंने आपको एक चेक दिया, तो आपने मेरे से पीएनबी का चेक लेके जमा कर दिया एसबीआई में। अब एसबीआई को पीएनबी से पैसे लेने हैं, तो वो ये नहीं करेगा कि मतलब एसबीआई में जाएगा पीएनबी वाले पैसे लेके आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि सेंट्रल बैंक में सबका अकाउंट होता है, तो एक्चुअल ट्रांसफर सेंट्रल बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में होता है, यानी इस तरह वह क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। अब हम आते हैं ये लास्ट वाले, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। आरबीआई को मनी इशू करने का मोनोपोली है, यानी केवल आरबीआई ही रुपया इशू करता है, मनी इशू करता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिक्के यानी कॉइन्स और 1 रुपीज नोट को छोड़ के आरबीआई मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल भी वही करता है। आरबीआई मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल के लिए कुछ टूल्स यूज करते हैं, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें 2 है, एक सीआरआर और एक एलआरआर, और मार्जिन रिक्वायरमेंट। कौन कौन सा है? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिवर्स रिक्वायरमेंट और उसके बाद मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट। एक एक के बारे में इसमें बात करते हैं। रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट at which central bank of a country lend money to commercial bank to meet these short term need। ध्यान है, यह शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी सेंट्रल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है और वो जो रेट चार्ज करती है, वो रेट होता है क्या? रेपो रेट। अब बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, यानी हमारे यहाँ आरबीआई, लेंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म नीड बोलो या लोन बोलो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जब हमारी सेंट्रल बैंक किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है तो वो जिस रेट पे देती है उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। देखो, रेपो रेट हो या बैंक रेट हो, अगर रेपो रेट या बैंक रेट इंक्रीज करती है तो कॉमर्शियल बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है।
यानी पब्लिक को या इंडस्ट्री को वो लोन महंगा देगा, यानी कि ज्यादा रेट पे देगा। इससे क्या होगी कि मनी सप्लाई कम हो सकती है, यानी जो बोरोवर है वो कम लोन लेंगे क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा तो वो लोन कम लेंगे। अब जस्ट इसका उल्टा सोचते हैं, अगर रेपो रेट या बैंक रेट डिक्रीज करता है तो कॉमर्शियल बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा, तो बैंक का लेंडिंग रेट भी कम होगा, यानी कि बैंक कम रेट पे लोन देगा, फिर बोरोवर ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा होगी, मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं तीसरा थर्ड हो गया रिवर्स रेपो रेट। यह रेपो रेट उल्टा होता है, रिवर्स रेपो रेट यानी रेपो रेट का उल्टा, यानी कि इसमें जब कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करती है मनी सेंट्रल बैंक में शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई में अपना रुपया जमा करती है, आरबीआई जिस रेट पे इंटरेस्ट देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना ज्यादा पैसा आरबीआई में जमा कर देगी, तो कॉमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी बैंक पब्लिक को कम लोन देगी। इसका उल्टा कर लीजिए, अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा, यानी आरबीआई अगर कम इंटरेस्ट देगी कॉमर्शियल बैंक को तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा नहीं करेगा, वो पब्लिक को ज्यादा लोन दे पाएगी। अब आ जाइए ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब इसमें क्या होती है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू बाइंग or selling the government securities by the central bank to the public or commercial bank। इसके लिए आरबीआई किसी को, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक को बेचे या पब्लिक को बेचे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच या खरीद सकती है। इसका जो मेन मोटिव होता है ना, वो मार्केट से पैसा कम करना या ज्यादा, यानी मार्केट में इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना, बढ़ाना। अगर मान लो गवर्नमेंट को चाहती है कि मार्केट में से मनी कम हो जाए, आरबीआई चाहती है मार्केट में मनी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मार्केट में मनी कम हो जाए, तो सिक्योरिटी बेच देगी, लोग अपने पैसे जमा कर देगा तो लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो लोग खरीदारी कम करेगा। और अगर मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में पैसा बढ़ाना है, इनफ्लो करनी है, तो सिक्योरिटी जो बेची थी उसको खरीद लेगी, तो क्या होगा कि लोगों के पैसे उसके पास चले जाएंगे, तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये ना इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक तरीका होता है। अब हम चलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में कॉमर्शियल बैंक को एक निश्चित मात्रा में अमाउंट या तो डिपॉजिट करनी पड़ती है या अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। तो डिपॉजिट कहाँ करेगा, आरबीआई में, और अपने पास रखेगा तो अपने पास। तो जो अगर आरबीआई में जो अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम CRR, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और जो उसको अपने पास होल्ड करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं LR। ये ना आरबीआई फिक्स करती है। इट रेफर minimum percentage of net demand and term deposit to be kept by commercial bank to central bank या CRR कहा जाती है। अगर CRR मान लीजिए बढ़ जाएगी तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, अगर CRR कम करेगी तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब चलिए आप लीगल, अब हम अगर दूसरे में देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, तो हम इसमें हमारी जो एक मतलब टर्म डिपॉजिट का या जो पैसा हमारे पास जमा है उसका एक निश्चित अमाउंट हमें अपने ही पास रखना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, अपने ही पास रखना पड़ता है। तो वो जो हम पैसा अपने पास रखते हैं उसमें भी सेम कंडीशन है। अगर मान लीजिए आप कि बैंक आरबीआई ने बोला कि आप अपने टोटल जो आपकी लायबिलिटीज है, चाहे टर्म डिपॉजिट का हो या आपका मतलब टोटल जितने पैसे आपके पास डिपॉजिट है उसका मान लीजिए 10%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 18% आज के डेट में CRR है, लेकिन ये चीज बदलता रहता है, इस पर बात नहीं करनी, इसमें परसेंटेज भी बताना है हमें।
तो मैंने बोला कि अगर जितना उसको रखना है उसका स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है यानी कि SLR वो उसमें हमें फिक्स कर रखना होता है। अब इसमें भी यही है, अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि स्टैट्यूटरी रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा तो आपका क्या होगा, बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व कम बोला है सेंट्रल बैंक ने तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब हम चलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट is the difference between the amount of loan and security, जो mortgage security है। अब देखिए ये सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है जब आप लोन लेने जाते हैं, हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या करती है, क्या बोलेगी आपको कि बैंक आपको 80% लोन देगी, यानी 100% नहीं देगी, बोलेगी 80% लोन दूंगा। आप गाड़ी लेने जाते हैं तो बोलता है डाउन पेमेंट इतना होगा, यानी कि आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, 80% ही हम लोन देंगे। तो वो जो बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है मार्जिन। तो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मॉर्गेज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब बैंक ऐसा करती क्यों है, इसलिए कि अगर मान लीजिए मार्जिन नहीं है, 100% आपने लोन दे दिया और आपके जो मतलब वो है सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू गिर गई तो मालूम है बैंक को लॉस लग जाएगा। अब मुझे एक केस याद है, लेमन ब्रदर्स के, बुक्स में नहीं होंगे, लेमन ब्रदर्स का केस था जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में लोन देने वाली कंपनी थी अमेरिका की। उसमें वहाँ यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वहाँ उन्होंने 100%, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट इज 100%, वहाँ उन्होंने लोन दिया था और प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी तो सारे लोग क्या करें कि जितना लोन था उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम होगी, लोगों ने पेमेंट करना बंद कर दिया और बोला अपनी प्रॉपर्टी ले लो क्योंकि जो आपकी सिक्योरिटी में ले लो। इस तरह से बैंक को लॉस हो सकती है। अगर मार्जिन बढ़ जाएगी, मार्जिन वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी लोग कम लोन लेंगे। अगर मार्जिन कम होगी तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। इसके बाद भी कुछ टूल्स हैं कंट्रोल करने के, जैसे मान लो मॉडल सजेशंस है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, इस तरह के और भी कुछ टूल्स हमारे पास हैं जो कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक का नियर अबाउट जितना टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर दिया। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपको सजेशन दूंगा जो जहाँ तक हो पाएगा। और इसी के साथ धन्यवाद।